बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक शख्स को गिराने के लिए ये पूरे का पूरा निज़ाम नंगा हो गया और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को जेल के अंदर डाला। इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात 200 से ज़ायद मुकदमात कर दिए गए और बहाना बनाकर फिर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। और फिर आपने कल रात ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ज़मीर जागा और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिखा कि जो खुफिया एजेंसी है वो हमारे काम में इंटरफेरेंस करती है, हमें धमकियां दी जाती हैं, हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं कि अगर हमारे हवाले से फैसले ना हुए, जो हम कहेंगे अगर वो फैसले ना हुए तो फिर हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वहां पर 6 जजेस का जो ज़मीर जागा, तो अब उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और ये काम अब थम नहीं रहा बल्कि काम अब बढ़ता चला जा रहा है। आग फैल गई है और अब इमरान खान को बाहर लाने का ऐलान कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान को जेल से बाहर लाओ। जजेस ने जनाब इस वक्त आज एक नया एटम बम चला दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर, उन पर आज एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है और उनके हवाले से जो अब ये एक नई लड़ाई शुरू हुई है और असल निशाना जो बनाया गया है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि अब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, उसके बाद सूरत हाल क्या होगी और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी एक्शन नजर आए हैं और उन्होंने हंगामी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। थरथल्ली मची हुई है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हंगामी लैंडिंग हुई है। वो तमाम तो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सेनेट इंतखाबात बहुत करीब आ चुके हैं और सेनेट इंतखाबात में पंजाब से 7 सेनेटर जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर भी शामिल हैं। लेकिन नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और चीमा बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कर लिया गया है। मोहसिन नकवी साहब को बिला मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार थे, हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका तौर पर उम्मीदवार थे। और आप यहाँ पर पावर का अंदाजा लगाएं, ताकत का अंदाजा लगाएं कि ये सारे के सारे जो मोहसिन नकवी, ना उसका नून लीग से ताल्लुक, ना उसका पीपल पार्टी से ताल्लुक, लेकिन ये आज सेनेटर मुंतखब हो चुका है। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद खान और जुल्फी बुखारी भी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होने वालों में शामिल हो चुके हैं। अब जुल्फी बुखारी साहब का पाकिस्तान आने का वक्त हुआ चाहता है, हामिद खान साहब की आवाज़ सबको ईवानों के अंदर गूंजती हुई दिखाई देगी। और फिर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने धांधली के खिलाफ जो है वो अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो 25 अप्रैल 2024 से बलोचिस्तान से अवामी असम्बली के नाम से आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज करेंगे। और JOI पाकिस्तान की मीडिया सेल की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया कि 2018 के इंतखाबात की तरह भी 2024 के इंतखाबात में एक बार फिर से अवाम की हक राय दही पर शब खून मारा गया है और ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा बयान जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि हमें अवाम की तरफ जाना होगा, उन्हें इत्तेमाद पे लेना होगा, अवाम को वोट के हक के लिए मुतहद करना होगा, अवाम की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके उन्हें काबिल बनाना है कि वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों के ऊपर नजर आएगी ईद के बाद और फिर JOI फिर आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगी। तो ये निज़ाम इस वक्त चलता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। 5 से 6 माह भी अगर ये हुकूमत चल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और फिर जनाब इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो है वो भी बड़ी बगावतों की बू आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के अंदर इस वक्त बड़ी लड़ाई है। हनीफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया उन्होंने, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जो है जिस तरह से जो है वो उन्होंने तीर के नश्तर बरसाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब के ऊपर कहा कि इन सबको पार्टी से निकाल देना चाहिए। और ख्वाजा साद रफीक साहब ने अब बाकायदा तौर पर हुकूमत के अंदर वजारत लेने से इनकार कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म का मशीर बनने से मुआसरत कर ली है। दराए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के चंद दीगर रहनुमाओं ने भी हुकूमत सादी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, जो दराए बता रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए बात की है कि हम हुकूमत लेने नहीं जा रहे थे। हमारी जो अक्सर लोग थे वो ये बात कर रहे थे कि हमें हुकूमत के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद ही हमने हुकूमत लेने का फैसला किया। यानी कि नून लीग के लोग हुकूमत में जाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, लेकिन फिर इनके हाथ पांव बांधे गए, हाथ पांव बांध के इनको जनाब वहां पर लाया गया
और उनको हुकूमत जो है वो दी गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर जो है वो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, बगावत हो रही है, पार्टी तरबतर नजर आ रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने भी इस वक्त जो है वो जनाब ये कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का मशीर नहीं बनेंगे। और ये उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जो है वो पार्टी के अंदर आवाज़ें लगा रहे हैं कि जनाब हमने हुकूमत सादी के अमल पर उन्होंने जनाब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। और फिर चौधरी परवेज़ राही साहब जो है उनके हवाले से खबर है कि उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और परवेज़ राही की पसली में फ्रैक्चर है, आंख के ऊपर चोट का निशान है और परवेज़ राही की इमराज़ क़ल्ब की समात दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। तो लिहाजा उनको ऑफिसर वार्ड में कमरा नंबर 15 अलॉट कर दिया गया है। उनको अस्पताल में उनका जो है वो तिब्बी मुआयना वहां पर किया जाएगा, कुछ टेस्ट हैं वो जनाब किए जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या चौधरी परवेज़ राही साहब वाकई तौर पर जो है वो वाशरूम में गिरने की वजह से उनके साथ ये सूरत हाल बनी है, क्या उन पर इतना तशद्दुद कर दिया गया है जिसके बाद उनकी हालत अब गैर हो चुकी है। और अब KPK हुकूमत ने भी इसकी तहकीकात का जो है वो मुतालबा किया है कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने कहा कि हमें चौधरी परवेज़ राही साहब जो हैं वो हमें हमारे हवाले जो है वो कर दें। अब ये सारी सूरत हाल तो जनाब मैंने आपके सामने रख दी है। कल आपने देखा कि जजेस ने 6 जजेस ने एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस एक तरफ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक तरफ हैं। तो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए जो आज जजेस ने एक नया एटम चला दिया है और जो कुछ इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है वो बहुत अहम है। जनाब सबसे पहले वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी 6 जजेस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कल 6 जजेस का खत लिखा, खत में बताया गया कि ISI खुफिया एजेंसी जो है वो उनके काम में मुदाखलत करती है, जो फैसले होते हैं उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें करती है और हमें दबाव में डाला जा रहा है, हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, हमें जान से मारने की धमकियां। वो खत बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली उसमें बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की जुडिशरी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और उस खत से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पूरे प्री प्लान तरीके से जो है वो जेल के अंदर डाला गया, उसको सजाएं दी गई। और जो इससे पहले इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर सजा हुई और साइफर केस के अंदर सजा हुई, 9 मई के मामला हुआ, ये सारे के सारे जजेस जो हैं मैनेज थे, वो कॉम्प्रोमाइज थे और कॉम्प्रोमाइज होकर इन जजेस ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया। ये 6 जजेस बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं। तो जनाब अब जराए के मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 6 जजेस के खत के मामले पर शफाफ इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया है। और ये हंगामी इजलास हुआ इस्लामाबाद एसोसिएशन का और उसकी सदारत जो है वो रियासत अली आज़ाद की जो है उन्होंने की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये कहा कि इसकी सबसे पहले तो शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे हुए खत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इसमें एलामिया जारी किया गया कि अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को आइन का बुनियादी बस समझते हैं। एलामिया में यह भी कहा गया कि निज़ाम अदल और इंसाफ पर अवाम नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। तो लिहाजा ये इंतहाई माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह अमल है जो है वो हमारे जजेस के साथ जो है वो किया जा रहा है। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। अब वकला जो है उनका इत्तेहाद बहुत जरूरी है। जजेस इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं और ये जजेस के अंदर बगावत होना, यानी कि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ बगावत है, ये कासिफ फाइद ईसा के खिलाफ बगावत है कि कासिफ फाइद ईसा ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया, जो गैर कानूनी फैसले दिए और यही गैर कानूनी फैसले आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होते हुए देखे, आपने सेशन अदालतों से होते हुए देखे, आपने खुसूसी अदालतों से होते हुए देखे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक तमाम जजेस बिके हुए थे, नंगा नाच रहे थे, कॉम्प्रोमाइज थे और कॉम्प्रोमाइज होकर इन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की। बेसिकली ये 6 जजेस जो है बताना ये चाह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने 6 जजेस के मामले पर अदालती कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आज उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जजेस के खत के मामले पर आज ही लार्जर बेंच तश्कील देकर कल से इसकी समाअत शुरू की जाए और इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन बनाने की इंक्वायरी की जाए। जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है, अदलिया की आज़ादी के लिए खत की इंक्वायरी ओपन कोर्ट में करवाई जाए और वकला से इल्तिजा करते हैं कि अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। अदलिया मुल्क का सतून है जिसकी तरह 25 करोड़ आवाम देखती है और खत लिखने वाले जजेस और उनकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से आइन और कानून के हक में सामने आ चुकी है, जजेस के हक में सामने आ चुकी है और वो यही बात कर रहे हैं कि इनकी जो ज़िंदगियां हैं उसको बचाया जाए। और जजेस ने खत में लिखा है कि सियासी मुकदमात में मुदाखलत की गई और इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस आए और उनके फैसले आए वो इसके खत के बाद खत्म हो गए हैं। खत के बाद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की कोई हैसियत नहीं रही है, यानी कि इमरान खान तमाम केसेस में बरी इल्ज़ाम है,
وہ جناب رہا ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایسی سزائیں دی گئی جہاں پر جرح کا موقع نہیں دیا گیا، خط کے معاملے کو قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور معاملے پر کارروائی نہ ہوئی تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا اور پوری قوم جو ہے اس عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے لیے ہر جج اہم اور قابل احترام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشری میں مداخلت ہوئی ہے، ہم مداخلت کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا۔ بڑا واضح قسم کا پریس ریلیز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہوا کہ عمران خان کے مقدمات کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی ہے، وہ تمام کیسز میں اب رہا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی آج اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور اپوزیشن اراکین نے ایک بار پھر سے عمران خان کے بینرز اٹھا کر وہ ایوان میں لے آئے اور اپوزیشن نے اپنے بینچز کے سامنے عمران خان کے بینرز افیزاں کر دیا، عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ جناب اس وقت بڑی اہم ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور یہ جناب بڑا معاملہ ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے لوگ جو ہے وہ بینرز اٹھا کر جا رہے ہیں، وہ رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان کو اب جیل میں زیادہ دیر تک رکھنا سسٹم کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے، اور جب تک آپ اس کو جیل کے اندر رکھیں گے وہ اتنا نظام پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور آپ اس عالم کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ شخص باہر آئے گا اتنا خوف ہے کہ آپ اس کی تصویر میڈیا پر نہیں چلا سکتے، اس کے بینر سے ان کو خوف آتا ہے حکومتی شخصیات کو، اور حکومتی لوگ اسمبلی سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں جب عمران خان کی تصاویر وہاں پر آتی ہے۔ جب وہ خود باہر آ جائے گا، جب اس کی تصویر آئے گی، اس کی جھلک پہلی قوم دیکھے گی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پورے ملک میں جو کیفیت برپا کر کے رکھ دے گا، جو پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر دے گا، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ آئے گا اور عمران خان ان سب کی منجی ٹھوک کے رکھ دے گا۔ یعنی کہ یہ صورتحال ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو رہی ہے اس کا معاملہ طول پکڑ گیا، اور چاہے وہ سپریم کورٹ ججز کا معاملہ ہو، 6 ججز کا معاملہ ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پاکستان تحریک انصاف کے مطالبہ کر دیا، اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر صورتحال ہونا، تو عمران خان صاحب زیادہ دیر تک، بجٹ تک بھی میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو باہر نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ بس نہیں بچا ہے۔ اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے اوپر کیا الزام، جو خط لکھا گیا 6 ججز کی جانب سے، اس میں ڈی جی سی کا ذکر ہوا ہے کہ ایک بطور ڈی جی سی جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک جج کے اوپر پریشر ڈالا، اور پریشر ڈال کر جو ہے اس جج سے اپنے حق میں فیصلے لیے۔ جب اس نے فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کو جج کو برطرف کر دیا۔ یہ جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اوپر جو ہے انہوں نے اشارہ کیا، اور اس وقت جو ڈی جی سی تھے وہ جنرل فیض حمید صاحب تھے، لیکن کندھے پر بندوق رکھی گئی فیض حمید صاحب کے اور چلائی گئی ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے اوپر۔ یہ 6 ججز نے جو ہے بندوق چلائی ہے کہ یہ جو ڈی جی سی ہیں یہ جناب ہمارے سیاسی مقدمات میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس خط نے پورے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں اس میں زلزلہ جو ہے برپا کر دیا ہے، تھلی مچا کر رکھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب وہ اس وقت ان ایکشن ہے۔ آج ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، ایک ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی، پھر اس سے پہلے 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی، یعنی کہ 1-2-3 ہفتوں کے اندر یہ 3 ملاقاتیں ہیں، یہ تیسری ملاقاتیں ہوئی ہے آرمی چیف اور جنرل عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ تو یہ کچھ غیر معمولی نظر آ رہا ہے کہ اچانک سے ملاقاتیں بڑھ جانا۔ اور اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان اور شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں واجب پاکستان کی پیشہ ورانہ امور اور سیکورٹی کی صورتحال پر جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس کے پہلے وزیر اعظم کی صدارت سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت بھی کی، اور اس اجلاس میں وفاقی وزارت میں سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہان، آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اس ملاقات میں آئی ایس کے ڈی جی ہوں گے، اس کے علاوہ ایجنسیز کے حکام ہوں گے، آئی جی ہوں گے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور وزیر اعظم نے چینی باشندوں کی سیکورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت جو ہے وہ اس میں کر دی ہے۔ اب یہ اس اجلاس میں معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیاسی صورتحال پر بات ہوئی، موجودہ سیکورٹی صورتحال کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات بھی اس وقت بڑی اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ کے پاکستان زندہ باد۔